वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूँ। इन दिनों एक बहुत बड़ा बवाल देश में खड़ा हुआ है और वो है हलाल उत्पादों का। रोज़ाना ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो हलाल मार्का बाज़ार में आती हैं और बेची जाती हैं। इसको लेकर के जो मजबूत आवाज़ इसके विरोध में उठी वो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह की तरफ से उठी और उन्होंने ना सिर्फ एतराज़ किया बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाकायदा चिट्ठी लिखी और कहा कि यह जो कोशिश हो रही है बाज़ार में या साजिश हो रही है, इसके खिलाफ आपको भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह खड़ा होना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है। आज गिरिराज जी इस सवाल पर हलाल के सवाल पर और देश के कुछ बड़े सवालों पर हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको एतराज़ क्यों है कि हलाल प्रोडक्ट है? एक तबका कहता है कि ये हमारा जो धर्म कहता है, जो मज़हब कहता है, उसके मुताबिक हम चीज़ें अपने इस्तेमाल में ले आते हैं, उसके लिए जो हलाल ज़रूरी है वो ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, इस पर पाबंदी लगा दी जाना चाहिए और ये हमको डराने धमकाने की कोशिश भी है। मुझे लगता है कि अब डराने धमकाने का काम देश के मुसलमान करना शुरू किए हैं। अगर उनको धर्म के आधार पर चीनी चाहिए, चीनी हलाल, तेल हलाल, चाय हलाल, कॉफ़ी हलाल, ये कैसा हलाल? ये डराने धमकाने का काम तो वो कर रहे हैं। बेटर हो कि भारत के बाज़ारों को, पटना, बिहार सहित देश के तमाम बाज़ार का इस्लामीकरण करने के बजाय हर शहर में अपना एक इस्लामिक मुस्लिम स्टोर खोल दें। ये हिंदुओं पर क्यों लगे? हिंदू वो माल क्यों खाए, क्यों खरीदे? केवल खरीदे नहीं, इसके पैसे करोड़ों करोड़ का एक अनुमान मैंने तो आपके चैनल पर या किसी चैनल पर कि 2 ट्रिलियन से ऊपर के पैसे, 2.5 ट्रिलियन जी। तो ये इतने बड़े पैसे बिहार के मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस पर रोक लगावे, तुष्टीकरण की निद्रा से उठे, क्योंकि बिहार वो बिहार रहा जब कभी मोदी जी की सरकार के पहले दरभंगा मॉड्यूल, मधुबनी मॉड्यूल और अभी 2022 में पीएफआई का ही अड्डा पकड़ा गया। अब उसमें खबरें छपी है कि पाकिस्तान की जड़ें इससे जुड़ी हुई है, गजवाए हिंद करने के लिए। तो मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि तुष्टीकरण की निद्रा से उठें और तमाम हिंदुओं के लिए, तमाम गैर मुसलमानों के लिए ये गजवाए हिंद और इस बाजार का इस्लामीकरण जो करने की कोशिश और जजिया टैक्स वसूलने की कोशिश की जा रही है, इस पर पाबंदी लगाएं। गिरिराज जी, एक सवाल मेरा है, आपको लगता है कि बाज़ार का इस्लामीकरण किया जा रहा है? 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी मुसलमानों के इस देश में रहती है। आप इस पूरी आबादी को, देश के हर मुसलमान को मानते हैं कि इसमें शामिल है, या फिर कुछ मौलाना, उलेमा, पीएफआई जैसे संगठन या कुछ ख़ास लोग हैं जो इस तरह की व्यवस्था बाज़ार के भीतर खड़ा कर रहे हैं किसी साजिश के लिए, जिसकी तरफ आप इशारा करते हैं? देखिए, मैं 2 तरह की बातें करता हूँ। एक तो अभी ये हलाल के विषय पर आपको बताता हूँ, फिर मैं मुसलमानों के ऊपर आता हूँ। आखिर AUE है बहुत बड़ा, अबू धाबी, वहाँ तो ये हलाल नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये दुनिया के कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है। आखिर डोमेस्टिक हलाल का सामान क्यों बिकेगा? मेरा एतराज इस पे है। आपने जहाँ तक मुसलमान कम्युनिटी पर पूछा, मेरा आग्रह है कि मुसलमान कम्युनिटी को भी, जो लोग इसके पक्षधर
नहीं है उनको खुल करके मुखर आवाज में कहना चाहिए। और जिस ढंग से मुसलमानों के बड़े बड़े धर्मगुरु को एतराज शुरू हुआ है, काहे को एतराज भैया? आज मैं तो बड़ा दुखित मन से कहता हूं, देश का दुर्भाग्य है ये डराने धमकाने का काम, बाजार का इस्लामीकरण करने का काम क्यों? लेकिन गिरिराज जी एक सवाल है, मांस और मदिरा इस्लाम में ये दो हराम हैं, और जहाँ भी जिस भी उत्पाद में इन दोनों का इस्तेमाल होता है बताया जाता है कि इसमें यह मांस है, वो सूअर का मांस नहीं है, बाकी दूसरा मांस हो सकता है, या फिर मदिरा इसमें नहीं है, तो मुसलमान के लिए वो जायज़ है। आपका एतराज़ इस बात पर है कि चीनी, हल्दी, गेहूँ, चावल, इन सब को भी आप हलाल करते हैं, तो क्यों करते हैं? आपने नीतीश कुमार से सवाल किया, आपका जवाब तेजस्वी यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि वो हिंदू मुसलमान करेंगे, वो मंदिर मस्जिद करेंगे, हम तो गरीबी हटाने के लिए हैं, हम रोज़गार देने के लिए, हमारी राजनीति है, उनकी राजनीति वो है। मैं हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, बिहार के हुक्मरानों से, आखिर क्यों हलाल के प्रोडक्ट बिहार में बिकेंगे? आखिर क्यों? मेरा भी सवाल है। क्या पीएफआई का खेल बिहार में होगा? ये हिंदू मुसलमान का है। गजवाए हिंद होगा? ये हिंदू मुसलमान का है। आपको तुष्टीकरण करके सत्ता में रहना है, लेकिन मेरा मानना है कि भारत में गजवाए हिंद करने के लिए ये भी एक टूल बन गया है हलाल। और देश के तमाम मुसलमानों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, अगर आपको ये लगता हो तो आप एक मुस्लिम स्टोर खुलवाएं ना भैया, क्या दिक्कत है? और देश में आखिर क्या कारण है? मैं एक दूसरा सवाल खड़ा करता हूं। देश के अंदर मुस्लिम आबादी बढ़े, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे पूर्वजों ने आज ये 75 साल पहले कई विषय उठ रहे हैं इससे जुड़े हुए। हमारा सवाल क्यों उठ रहा है बिहार के हुक्मरानों से? 75 साल पहले देश का तथाकथित बंटवारा हुआ। मैं बंटवारा मानता नहीं, वो तो एक तरह से कटे हुए भारत, अखंड भारत का टुकड़ा भारत को दिया गया, उधर चला गया। उस समय अगर धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान बना तो तमाम भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, तो आज ये हलाल का मुद्दा नहीं उठता। लेकिन वो तो विकल्प था ना गिरिराज जी, यहाँ जो मुसलमान हैं उनको रहना है भारत में तो रह सकते हैं, जाना है तो जा सकते हैं। तो ये कहते हैं कि हमने विकल्प अपनाया, हमने इस देश को अपनाया, हम पाकिस्तान नहीं गए, हम भारत के उतने ही हैं जितने हिंदू हैं। ये साजिश था उस समय भी, और हमारे पूर्वजों से गलती हुई कि हम आज ये जो सवाल उठ रहा हलाल का, आज जो हमारे राम जन्मभूमि का मामला हो, हमारे हनुमान जयंती का हो, हमारा कोई शोभा यात्रा हो, आज पत्थर और तलवारें चलती है। ये हमने तो 75 साल में किसी तजिया पर पत्थर नहीं फेंका। तो ये इसी दिन के लिए रहे थे कि हमारे शोभा यात्रा पर, रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकेंगे, हम तजिया में फूल बरसाते हैं। आप जब भी बोलते हैं आपको लेकर के एक सवाल उठता है कि इतने तीखे हैं, तेवर जो है एक धर्म के पक्ष में इतना तगड़ा है कि आपके लिए दूसरा धर्म जो है वो साजिश है, वो कभी मिल नहीं सकता है, वो पत्थर चलाएगा ही चलाएगा, वो आपके साथ भाईचारे में रह नहीं सकता है। तो इस तरह की मानसिकता गिरिराज सिंह की है और वो सीधा सोचते हैं कि यही सही है। गिरिराज सिंह की मानसिकता नहीं है। हिंदू सनातनी जो है वो कभी कट्टरपंथी हो ही नहीं सकता। एक गिरिराज क्या, करोड़ों गिरिराज को नहीं हो सकता। हम तो चींटी को गुड़ देते हैं, हम तो सर्वे भवंतु कहते हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, लेकिन पीड़ा तब होती है। मैं बेगूसराय से सांसद हूँ। बेगूसराय में शिव की मूर्तियों को तोड़ दिया गया,
और दर्जनों हिंदुओं को केस में फंसा दिया गया। वहां बेटी को लव जिहाद, गरीब की बेटियों को लव जिहाद के तहत भगाने का काम। आखिर क्यों मुसलमान भाई ही ऐसा काम क्यों करते हैं? फिर मोहन भागवत कहते हैं कि भारत के भीतर जितने भी लोग रहते हैं सब हिंदू हैं। जन्म से हिंदू हैं, जन्म से सभी हिंदू हैं। लेकिन आज लड़ाई होती है हमास और इजराइल में, बिहार के मुसलमान और देश के मुसलमानों के अंदर क्यों छटपटाहट होती है? कोई संबंधी तो नहीं है, कोई न बिहार का मुसलमान है न कोई अन्य राज्यों का मुसलमान है। इनके अंदर एक तो बरसों से जो तथाकथित आज़ादी हुआ उसके पहले ही से गजवाए हिंद करने का था, और आज भी गजवाए हिंद के तहत आप देखें ना, जो बिहार में पकड़ाया पीएफआई, जो डॉक्यूमेंट पकड़ाए हैं, आज ही के अखबार में निकला है, वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जो 2047 तक भारत को गजवाए हिंद करके मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना। आखिर गिरिराज जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके मन में छटपटाहट है। लेकिन गिरिराज जी, एक सवाल आता है कि गिरिराज जी एक संप्रदाय विशेष को मानते हैं कि ये गजवाए हिंद के तहत काम करता है, देश में हिंदू विरोधी ताकत के तौर पर काम करता है। दूसरी तरफ आपके प्रधानमंत्री हैं जो पसमानदा समाज की बेहतरी की बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं, उसको बीजेपी से जोड़ने की बात करते हैं। ये दोनों चीज़ें कैसे चल सकती हैं? देखिए, दोनों समान है। मेरी बात सुने, देश के बढ़ती हुई आबादी मुसलमानों की, चाहे वो पसमानदा हो चाहे कोई हो, उससे खतरा नहीं है। खतरा है इन मुल्लों से जो जिनके मन में पीएफआई से जुड़ा हुआ है, जिनके अंदर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, जो पाकिस्तान परस्त अपने को मानते हैं। खतरा उससे है, खतरा इन पसमानदा और मोदी जी जो कहते हैं उससे नहीं है, सोच से खतरा है। यानी कि जितने दंगे फसाद होते हैं वो मुसलमानों के कारण होते हैं। आप एक भी दंगे बता दें कि मैं तो कि हिंदू ने आगे बढ़कर एक भी तजिया पर बिहार से लेके देश के किसी कोने में बता दीजिए कि किसी तजिया पर किसी हिंदू ने पत्थर फेंका हो। पीड़ा ये है मुझे, क्या 75 साल हम इसी दिन के लिए आपके साथ भाईचारे में रहे और कोई इस पर आवाज ना उठाए? अभी अजय मिश्रा टेनी कोलकाता गए थे, उन्होंने ये कहा कि हम चुनावों से पहले 2024 चुनावों से पहले सीए एनआरसी जो है ना उसको लागू कर देंगे और ये तय कर देंगे। अच्छा, अगर ये लागू होता है, पूरे दुनिया में सीए क्या है? हम भारत के बाहर से आने वाले को नागरिकता का प्रश्न है, यही है ना? और एनआरसी क्या है? एक रजिस्टर्ड, जो आपकी आबादी का है। किसी को आज राणा जसवंत हैं, ये दुनिया में जाते हो तो उनको नागरिकता की सर्टिफिकेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। और उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन वो सवाल करते हैं कि आज दुनिया के कई देश हैं जो प्रतिबंध लगाए हैं आने वाले बाहर से। आज मेरे यहाँ रोहिंग्या आ रहा है, रेड कारपेट बिछा दी ममता बनर्जी ने, और देश के मुल्ला को इस पर बोलते नहीं। बांग्लादेशी आए 71 में, श्रीमती गांधी ने भी ऑब्जेक्ट किया। अब हम ऑब्जेक्ट करते हैं तो हम कट्टरपंथी हो जाते हैं। नहीं, उनका कहना ये है कि जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आ रहे हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, सब ठीक है। मुसलमान है तो ठीक नहीं, उसको नागरिकता नहीं देंगे। क्यों मुसलमान क्यों? आज पीड़ित होकर के आज बता दे मुझे कि भारत में, भारत वो जो हमारे भाई रह गए पाकिस्तान में, आज क्या % बचे हुए हैं? लेस देन 1% बचे हुए हैं। कहाँ गए? लेकिन भारत में
3,000 से 3 लाख मस्जिदें बन गई। आज क्या कारण है? साजिश के तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डरों पर मस्जिदों की जाखिरा खड़ा हो गया है। ये आतंकवादियों की शरणार्थी बन रहा है। आखिर हमने तो आपके साथ कुछ नहीं किया। 3,000 से 3 लाख मस्जिदें बन गई, लेकिन भारत पाकिस्तान में हमारी बेटियां जब हमारी फेरा लगा रही थी शादी, उससे उठ गई, मंदिरें टूट गई। अभी अभी सुना है कि हिंगला मंदिर को तोड़ दिया गया, माता हिंगला मंदिर को। तो इस पर तो कोई कुछ नहीं बोलता। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे पूर्वजों से भारी भूल हुई, लोग साजिश के तहत यहां रुके। तो आपको लगता है कि मुसलमानों के अलावा जितनी धर्म के लोग हैं वो पीड़ित हैं, वहाँ शोषित हैं, दमित हैं, इसलिए उनको यहाँ आकर के नागरिक बन जाना चाहिए? क्या कहें, वहाँ क्रिश्चियन के चर्च में आग लगा दी। वहाँ अभी अभी आपने सुना होगा कि गुरुद्वारे में जाके मांस मदिरा और डांस किया, मंदिरें तोड़ रहे हैं, हमारे भाइयों को मार रहे हैं, जबरदस्ती बेटियां उठा रहे हैं। अब बचे नहीं। आखिर हमारी आबादी गई कहां? बांग्लादेश में भी आतंक जो कट्टरपंथी हैं उनके हवाले चला गया है पूरा समाज। आज हर साल हमारी मंदिरें टूट रही हैं। हमने तो कभी यहां कुछ नहीं कहा। मुझे ही कहोगे कि लेबनान की तरह कि अब ये इस्लामिक राष्ट्र होने जा रहा है। आबादी आपकी, हमारी आबादी गिर रही है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो आप लाएंगे ना? देखिए, समय लगेगा। यहाँ तो एनआरसी और सीए पे पत्थर चला रहे हैं। बवाल है। अच्छा, अभी मैं एनआरसी का जिक्र कर रहा था तो आपने ममता बनर्जी का हवाला दिया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लेकर के एक बयान दिया। वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ऑस्ट्रेलियन टीम से मैच खेली, हार गई। उन्होंने कहा कि अगर वहाँ की जगह कोलकाता में होता या मुंबई में होता तो ठीक रहता, वो पापी चले गए, पाप चला गया, इसलिए ऐसा हो गया। आपने बयान सुना होगा। ममता बनर्जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मैं उनके बयान को देखूं, राहुल जी के बयान को देखूं, मैं राहुल गांधी पर भी आता ही, राहुल जी के बयान को देखूं, मुझे लगता है इससे घटिया बयान और कुछ नहीं हो सकता है। ये दूषित मानसिकता का बयान है। और ममता बनर्जी तो अघोषित बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र की ओर ले जा रही है। आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है। जो हो रहा है वो मैं कह रहा हूँ। वहाँ रेड कारपेट, बांग्लादेशी आ जाए, रोहिंग्या आ जाए, उसके शेल्टर का इंतजाम। और आपने देखा होगा पिछले चुनाव में उनके एक मंत्री ने पत्रकारों को कहा था, चलिए मैं कलकत्ता में आपको दिखाता हूँ एक मिनी पाकिस्तान। हमने नहीं कहा। आज वहाँ हिंदुओं का जीना दुर्लभ हो गया है। बंगाल में वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। ये हालात बना दिए। आज जहाँ जहाँ उनकी आबादी है, जिस जिले में है, अब मुझे क्यों नहीं पीड़ा होगा, मल्लेपुरम हो या बंगाल हो, ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा हूँ। आज जो रिपोर्ट निकला है, वहाँ केरल में भी क्रिश्चियन चर्च ने केस किया था लव जिहाद पर, मैंने केस नहीं किया था। तो आज पूरे देश में एक सोची समझी राजनीति के तहत गजवाए हिंद भारत को करना है। इसीलिए पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डरों पर आप देखें मस्जिद, कितने मस्जिद बने हैं। ये तो बिहार भी आता है। बिहार में तो बड़ी तादाद है। बिहार में भी कह रहा हूँ, बिहार की सरकार तुष्टीकरण के लिए नीतीश कुमार, अब तो एक करेलाती दूजे नीम चढ़ाए। एक तो नीतीश कुमार जब रहे और अब तो लालू जी आ गए, जो मुस्लिम वोट के लिए कोई भी कुकर्म दोनों मिलके करेंगे। लेकिन ये सवाल तो आप पर भी लगता है। आप एक तरफ कहते हैं कि नहीं, ये सब सनातन है, जातियों में बंटवारा नहीं होना चाहिए, जात के आधार पर जनगणना सही नहीं है, केंद्र सरकार भी मानती रही है कमोबेश। लेकिन बिहार में जातियों का सम्मेलन आप भी करवा रहे हैं। शाहजानंद सरस्वती के नाम पर आपने सम्मेलन करवा लिया, यादवों के नाम पर आपने सम्मेलन करवा लिया, तो यह भी तो आप बिहार में कर रहे हैं। देखिए, जाति भारत के सनातनियों का
जब से ये जाति प्रथा चली है, सैकड़ों वर्ष से, आज मुसलमानों में भी 75 जातियां हैं, सनातनियों में भी हजारों जातियां हैं। अब इन जातियों को हम हटा नहीं सकते, लेकिन हम सनातनी हैं। आज समय आ गया है कि हमें, चाहे हम अति पिछड़े समाज से हों, उनका हक मिलेगा, आरक्षण के नाम पर मिलेगा, सब कुछ के नाम पर। लेकिन आज जरूरत है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, आने वाले दिन में भारत में सनातनियों के कारण ही अमन चैन है, सामाजिक समरसता है। क्या कारण तो क्या कारण है? मेरी एक बात बता दें कि आज जहां जहां आबादी मल्लेपुरम से लेके बिहार तक, जहां जहां उनकी आबादी हो गई है, वहां अनरेस्ट हो गया है अन्य मुस्लिम धर्म के लोग, खास करके सनातनी। लेकिन जहां जहां 95%, 98%, 99% सनातनी है, वहां का मुसलमान पूरे सुरक्षित है, भाईचारे के साथ है। क्या कारण? तो गिरिराज सिंह जाति के आधार पर बंटवारा नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि सारी जातियां मिलकर के सनातन हो जाएं। सनातनी तो है ही। तो ये जो बैठकें आपकी पार्टी करती है, यादवों की, भूमिहारों की, आप तो उसी जाति चाहते हैं, ये तो रहेगी जातियां। तो फिर वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो करते हैं वो गलत कैसे है? नीतीश कुमार ने भीम संसद किया, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, वो आपकी जाति के साथ 36 का आंकड़ा था। अब देखिए कि श्री कृष्ण बाबू की जयंती पर उसी आरजेडी के दफ्तर बड़ा आयोजन होता है। तो भूमिहारों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश वो भी कर रहे हैं, मुसलमानों और दलितों को जोड़ने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो जब जात की राजनीति तो वो भी कर रहे हैं। कोशिश करने, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जाति को हम पहले भी कहा कि खत्म नहीं कर सकते। जातियों के जो पड़ौधा होते हैं उनका सम्मान होते ही रहा है, और सम्मान करना भी चाहिए। समाज के वो एक अग्रणी होते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह हैं, विद्यापति हमारे बिहार में हैं, राजेंद्र बाबू हैं। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन आज समय आ गया है, जैसे हम जातियों में रहें लेकिन सनातनी बने, और सनातन को खत्म करने के लिए ये लालू यादव, ये नीतीश कुमार, ये कांग्रेस पार्टी, ये सबके सब, स्टालिन का बेटा ने वहाँ से शुरू की, और पूरे देश में ये उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी के मौर्य ने, आज बिहार में एक मंत्री रामायण को गाली देते हैं पढ़ने के ऊपर। तो आपको लगता है कि बीजेपी के अलावा विपक्ष के जितने भी दल हैं वो सनातन को बांटने में, अपमानित करने में लगे हुए हैं? वो वोट के खातिर मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं, और मुसलमानों के वोट के लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं। और वही कारण है कि बिहार में उनके एक मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने रामायण को अपमानित किया। अखिलेश जी के एक नेता मौर्य ने अपमान किया। है इनमें हिम्मत कि कुरान के एक आयत के खिलाफ बोल सके? किसी में हिम्मत है? जो आज सनातनी को अपमानित कर रहे हैं, हमारे गीता रामायण को अपमानित कर रहे हैं, अगर है हिम्मत, कई कुरीतियां होगी, चर्चा करने की हिम्मत है। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण है, वैसे ही आप पर यह आरोप लगता है कि आप जो हिंदू बहुमत है उसको अपने साथ जोड़ने के लिए इस तरीके से तेवर रखें। जोड़ने के लिए नहीं, अब तो मेरे जैसे लोगों को लगने लगा है कि जो पूरे देश का देख रहा हूँ, जो आज मैंने बिहार का कहा, जो PFI बिहार में सिम्मी लालू जी के समय में, आपको याद होगा उस समय आप बिहार में थे, सिम्मी का हेडक्वार्टर बिहार में था। आखिर क्या कारण है कि जोगी जी के यहाँ कोई PFI का
अड्डा मिलता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, और बिहार में होता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हर जिले में फलते फूलते रहता है। आज क्या कारण है? बिहार के उस बंगाल से सटे हुए जिसे हम सीमांचल पूर्वांचल कहते हैं, वहाँ शुक्रवार को छुट्टियां स्कूलों में दे रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। अच्छा, अभी आपने स्टालिन और अखिलेश का जिक्र किया तो मुझे ख्याल आ गया कि स्टालिन ने अभी वीपी सिंह की मूर्ति का अनावरण करवाया, अखिलेश को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया, लेकिन सरकार वहाँ चलती है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के किसी भी नेता को उन्होंने नहीं बुलाया, अखिलेश को बुलाया। तो इंडिया गठबंधन के भीतर ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन इनर कंट्राडिक्शन के साथ है। उस पर बहस अगर करेंगे तो घंटों लग जाएंगे। इनर कंट्राडिक्शन है, मोदी जी के खिलाफ है। मोदी जी के खिलाफ केवल होने से किसी में नैतिकता नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ एक प्रधानमंत्री का पद के रूप में नेता को मान ले। कई सारी चीज़ें हैं। अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस एक तरह की पार्टियां हैं, केजरीवाल भी कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक तरह की पार्टियां हैं, कम बेश बैठ जाते हैं। हाँ, तभी मैंने आपसे जिक्र किया कि आप लोग कैसे देखते हैं। ये इनर कंट्राडिक्शन है, स्वार्थ से भरा हुआ है, ये नीतियों के। लेकिन बिहार में जो आपके खिलाफ है गठबंधन है आरजेडी जेडीयू का, वो आपके लिए मुश्किल तो खड़ा कर सकता है। साहब, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज की तारीख में बिहार में नीतीश बाबू से ऐसी उम्मीद नहीं की थी बिहार की जनता, जो उन्होंने बिहार विधानसभा के अंदर और विधान परिषद में वक्तव्य दिया महिलाओं के ऊपर, ये डूब करके मर जाने के बराबर है, अपमानित करने का काम। बिहार और देश के बच्चों के सामने गांव में भी कोई सड़कों पर कहीं चौराहे पर ये बात नहीं बोल सकता, उस बात को उन्होंने विधानसभा के इसके चलते आपको लगता है कि आरजेडी जेडीयू दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, ये उनके बीच में विभाजन का कारण बनेगा? ये मैं नहीं जानता, क्योंकि दोनों में किसी में हिम्मत नहीं है कि अलग अलग चुनाव लड़ सके, किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि नीतीश कुमार ने जो काम किया, एक सेक्स चालीसा पढ़ा, महिलाओं को अपमानित किया, दूसरा अनुसूचित समाज मुसहर जाति के सम्मानित मुख्यमंत्री जीत मांझी जी को उन्होंने जिस अपमानित शब्द से बेइज्जत किया, आज उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। वो नीतीश कुमार नहीं है जो कभी लालू जी के अराजकता के खिलाफ बिहार की जनता ने उसे नीतीश कुमार माना था। अच्छा, बिहार में इस बार जब चुनाव होते हैं तो आपका क्या अनुमान है? जाहिर है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी लड़ती है, उन्हीं को तुर्क का इक्का मानती है और तीसरी बार सत्ता में आने का दम भरती है, या उसको उम्मीद भी है। बिहार में कितनी सीटें गिरिराज सिंह के मुताबिक? गिरिराज सिंह अगर मुझसे पूछेंगे तो जितनी सीटें मुझे थी उतनी सीटों पर हम करारा जीत के लिए अग्रसर। तो 17 लोकसभा सीटें या 16 जेडीयू की मिलाकर? जितनी एनडीए की सीटें थी तो 39 हो गई। जी, मैं सही कह रहा हूं। आखिर बिहार की जनता क्यों नीतीश कुमार की जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, भगवान न करे कि कोई किसी टिप्पणी करे। तो फिर आपने चिट्ठी क्यों लिखी जब आपको लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? मुख्यमंत्री तो वही है, ऐसी स्थिति में तो उनको सचमुच में मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। ये लगता है कि नीतीश कुमार को आरजेडी और कई लोग कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसके कारण उनकी मानसिक स्थिति ये हो गई है। यानी कुछ गड़बड़ियां उनके पीछे चल रही हैं, जिसके चलते उनका दिमाग खराब होता चला जा रहा है। कुछ है, और ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार को बाइज्जत इस्तीफा देकर के छोड़ देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने ये साफ कह दिया राजी कि 2025 के चुनावों तक तो वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद वो अपनी विरासत तेजस्वी यादव को दे देंगे। लेकिन आपने समय दिया, आपने हमसे बात की, बहुत साफ गोई से बोलते हैं गिरिराज जी।
थोड़े तीखे ज़बान हैं, लेकिन दिल में जो रहता है उसको रोकते नहीं हैं, बोल जाते हैं। तो मैंने भी जितने सवाल ज़रूरी थे और बुनियादी थे आपसे पूछे और आपने उसका जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने भी समय दिया। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।